તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એકમાત્ર એવા પીએમ છે જે જનતાની રગ ઓળખે છે, જનતાની નાડી પર તેમની મજબૂત પકડ છે। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીની પુત્રી શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ હાલમાં લોન્ચ કરેલા એક પુસ્તકમાં આ વાતો લખી છે। ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે પ્રણવદાની પુત્રીએ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી। તેમાં શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પિતા પ્રણવ મુખર્જી સાથેની વાતચીત, તેમની ડાયરી અને તેમના સંશોધનના આધારે આ પુસ્તક લખ્યું છે। આ પુસ્તકનું શીર્ષક છે પ્રણવ, માય ફાધર, એ ડોટર રિમેમ્બર્સ। આ પુસ્તકમાં શર્મિષ્ઠાએ પ્રણવ મુખર્જીની ડાયરીના પાના ટાંકીને લખ્યું છે કે પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાત બાદ તેમણે ડાયરીમાં લખ્યું છે કે તેમણે વડાપ્રધાન મોદી સાથે ઘણા મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરી હતી। પ્રણવ મુખર્જી પોતાની ડાયરીમાં લખે છે કે પીએમ મોદીએ તેમને કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના અભિપ્રાયને ખૂબ ગંભીરતાથી લેશે। પ્રણવદાએ પીએમ મોદીને કહ્યું હતું કે તેમને સંપૂર્ણ સમર્થન આપશે। આના પરથી એ બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે પીએમ મોદીની વિચારસરણી એકદમ સ્પષ્ટ છે। શાસન ચલાવવાની કળામાં તેઓ પારંગત છે। બીજું, તેઓ જનતાની રગને ખૂબ જ સારી રીતે ઓળખે છે। તો આ સિવાય શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પુસ્તકમાં રાહુલ ગાંધી પર પ્રહારો કર્યા છે, વીર સાવરકરને રાષ્ટ્રીય ભક્ત કહ્યા છે અને તેમની પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે। તો આ જ પુસ્તકમાં શર્મિષ્ઠાએ પિતા સાથેની વાતચીતને ટાંકીને ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રણવ મુખર્જી જાણતા હતા કે સોનિયા ગાંધી તેમને વડાપ્રધાન નહીં બનાવે। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। इनकी एक बुक लॉन्च हुई है और उसी बुक को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस खेमे से लगातार अब शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ट्रोल की जा रही हैं। इन्हीं से बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपके बुक का इनॉग्रेशन हुआ, कैसा रिस्पांस मिल रहा, पहले ये बताइए। देखिए, रिस्पांस बहुत जबरदस्त मिल रहे हैं और मीडिया अटेंशन तो बहुत ही जबरदस्त मिल रहे हैं। कांग्रेस से ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्रोलिंग हो रहे हैं। किताब का रिस्पांस जो सीरियस रीडर्स हैं उनसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पब्लिशर्स बोल रहे हैं कि किताब की सेल भी बहुत अच्छा हो रहे हैं और जो लोग एक्चुअली किताब पढ़े उन लोगों का बात मतलब अभी फोन आ रहे हैं क्योंकि किताब 3-4 दिन और हुआ ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। उन लोगों का भी फोन, उन लोगों के भी रिमार्क्स आ रहे हैं कि मतलब एज अ राइटर मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पे कि बहुत अच्छी किताब लिखी गई है। खाली पॉलिटिकल सेंस में नहीं, कि एक बहुत नेचुरल लैंग्वेज में जिस तरह से किताब को स्ट्रक्चर किया गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज है जो मीडिया उस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एक ऑर्डिनरी रीडर है उनको ये किताब अच्छा लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात एक राइटर के लिए वही होता है। अच्छा, अगर हम पॉलिटिक्स से इधर बात करें पहले, तो ऐसा क्या कुछ है मैम, अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ये इस विषय पे बहुत चर्चा हो चुका है मीडिया में, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो इस बात को फिर से मतलब इतना ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे फादर जो पिछले 5 दशक में अलग अलग लीडर्स का साथ काम किए हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर का साथ काम किए हैं, उनके विषय पे मतलब उनका रिलेशनशिप कैसा रहा और कुछ घटनाएं जो उनकी मेरे फादर की जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया है, उन विषय पे उनकी क्या राय रही। तो ये जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, एक बंगाल की एक छोटे से गांव का एक छोटा सा मिट्टी में बना हुआ घर से लेके राष्ट्रपति भवन तक उनका जो पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी क्या रहा, इसी विषय पे ये किताब है। अब उन बातों के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी को लेकर आपने उसमें जिक्र किया है कि डायरी में, आपके पिताजी के डायरी में जो कुछ हिस्से लिखे हुए थे उसे आपने पब्लिश किया है। तो राहुल गांधी को कैसे देखते थे प्रणबदा? देखिए, राहुल गांधी का उनका बाबा का हिसाब से राहुल गांधी का साथ उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं, क्योंकि बाबा काफी एक सीनियर लीडर थे। राहुल गांधी जी तब आई थिंक अपना जो भी यूथ कांग्रेस वगैरह में थे। ये पूरा 370 पेज की किताब में राहुल गांधी का बारे में शायद 4-5 चीजें लिखे होंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि उनके हिसाब से, तब मैं 2009-10 की बात कर रही हूँ, कि वो ही इज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली। इस बात पे कांग्रेस लोग पता नहीं क्यों इतना खफा हो रहे हैं। आई मीन, ये तो फर्स्टली मुझे नहीं लगता कोई रेवलेशन है
और ये बात तो मुझे भी बोलते थे जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि तुम्हें पॉलिटिकल मैच्योरिटी और भी समझना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने जबरदस्त राहुल गांधी के ऊपर खफा हो गए थे जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को ट्रैश किया था, क्योंकि वो भी एक बहुत ही एक एरोगेंट और बहुत एक अगेन पॉलिटिकली मैच्योर एक्शन था कि अपना ही सरकार को इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, इस तरह की अपने कैबिनेट डिसीजन को इस तरह की ह्यूमिलिएट करना। राहुल गांधी कैबिनेट के मेंबर भी नहीं थे, तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हो गए थे उस बारे में। मुझसे भी उन्होंने बहुत गुस्से में राहुल गांधी के बारे में बोला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अपना डायरी में भी लिखा। तो वो भी चर्चा चल रहे थे ये। और राहुल गांधी की जो ये 2014 के बाद फ्रिक्वेंटली वो डिसअपेयर हो जाते थे। तो पार्टी की ये जो हाल की बहुत ही बुरा हाल है, पार्टी 44 में पहुंच गए। तब पार्टी के इतने सीनियर लीडर, पार्टी के फेस बार बार करके मतलब सीन छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। सो इस विषय में भी मेरा फादर काफी चिंतित थे और दुखी थे। इस विषय में भी उन्होंने लिखा। क्या लगता है 2014 के बाद, यानी कि जब ऑर्डिनेंस अपने ही गवर्नमेंट का राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए वो ताबूत वाली जो आखिरी कील होती है वो साबित हुआ? मेरे फादर के हिसाब से वो एक लाइक दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। उन्होंने मुझे बताया कि जब अब तुम्हारा अपना ही, तब मैं कांग्रेस में थी, कि उन्होंने बताया तुम्हारा अपना ही पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट इस तरह से पार्टी को अपना ही सरकार को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं कि अपना ही सरकार के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है, ये जता रहे हैं, तो जनता तुम्हें क्यों वोट देंगे। राहुल गांधी से मुलाकात का जिक्र एक बार आपने किया है अपने बुक में कि प्रणव दास से मिलने उन्हें शाम को जाना था और वो सुबह पहुंचते हैं, तो शायद एएम और पीएम का फर्क उनके ऑफिस के लोग नहीं समझ पाए। हाँ, तो उनको सुबह शाम का अपॉइंटमेंट था, वो सुबह पहुंच गए। तो बाबा को जब मैं इन बात को बताया तो उन्होंने एक सरकास्टिकली कमेंट किया, अगर राहुल गांधी का ऑफिस को एएम और पीएम का डिफरेंस के बारे में पता नहीं है तो एक दिन पीएमओ कैसे चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी तुलना अगर देखा जाए तो क्या लगता है, आपने जिक्र किया है हालांकि इस बात का बुक में, कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ उतनी नहीं है प्रणव दा के मुताबिक जितनी नरेंद्र मोदी को है? जी बिल्कुल, उन्होंने एक जगह कहीं एक जगह उन्होंने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की तुलना नहीं की। डायरी पे कहीं पर भी उनका ये तुलना नहीं है, लेकिन वो डायरी अलग अलग से पढ़ा जाए तो यही एक क्या बोलते हैं, यही एक कंक्लूजन सामने आता है। तो क्या लगता है कि वीर सावरकर का भी जिक्र हुआ है कि उनके साथ भी यातनाएं हुई कांग्रेस के गवर्नमेंट में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे फादर के कहना था कि जो फ्रीडम फाइट में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा थे, उनमें से बहुत सारे अलग लोग, जैसे कांग्रेस गांधी जी के टाइम में कोई मतलब कोई वायलेंट उसमें नहीं विश्वास करते थे, और गांधी जी की स्ट्रेंथ यही थी, और जो एक मतलब नया तरीका उन्होंने पूरा दुनिया के सामने रखा, एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन जो। लेकिन अलग अलग लोग भी अलग अलग तरीके से फाइट करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही एक अलग थी, बंगाल में मास्टर सूर्य सेन, वो एक उनका अलग था, बहुत सारे लोग जो एक गेरिला वॉरफेयर टाइप में भी विश्वास करते थे। तो हो सकता है कि वो कांग्रेस की या महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो लोग पेट्रियोटिक नहीं थे, वो देशभक्त नहीं थे, उन्होंने सफर नहीं किया देश के लिए, ये बात गलत है। तो ये जो पोर्ट्रेट एक सावरकर जी का अनवेल होने की बात हो रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट कमेटी होते हैं, तो वहां बाबा भी थे, कांग्रेस शिवराज पाटिल भी थे, और सीपीआईएम से सोमनाथ चैटर्जी भी थे। तो ये सभी ने राय दी हाँ सावरकर जी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में लगना चाहिए। तो लेकिन बाद में इस बात से कांग्रेस की पीएसी मीटिंग में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में, सोनिया जी काफी नाराज हो गए मेरे फादर से, और उनसे पूछा कि सावरकर जी ने मर्सी पिटिशन लिखा था ब्रिटिश को, तो आपने क्यों उसको किया? तो उन्होंने बोला कि सावरकर जी और सावरकर ब्रदर्स का साथ जिस तरह से फिजिकल टॉर्चर किया गया, जिस तरह से उनको महीनों भर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जिस तरह से फिजिकल चर्चा किया गया, और जिस तरह से,
तो अगर उस प्रेशर में आके कोई मर्सी पिटिशन लिखे, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है। तो उनको लगा कि उन्होंने पार्टी वो फंक्शन अटेंड नहीं किया, उन्होंने लिखा कि ये एज ए पार्टी पर्सन मैंने सोनिया जी को बताया कि मैं फंक्शन नहीं अटेंड करूंगा, लेकिन ये गलत सोच है, गलत अप्रोच है। और उन्होंने ये भी लिखा कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं जिसका हमें फल बाद में मिलेगा, और फल अभी पता चल रहे हैं। जिस तरह से करंट सरकार, जिस तरह से मोदी सरकार पंडित नेहरू की, इंदिरा गांधी जी के लेगेसी को जिस तरह से डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पंडित नेहरू का जो देश का लोकतंत्र में का जो गढ़ उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, इंदिरा जी जिस तरह से फाइट अगेंस्ट टेररिज्म उनका था, वो अपने जान दे दिए, राजीव गांधी जी अपने जान दे दिए, इंदिरा गांधी एक मतलब एक दूसरा देश, इंडियन बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिस तरह से पाकिस्तान से मतलब एक फैबुलस इंडिया का विक्ट्री हुई, जीत हुई। तो ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गांधी नेहरू फैमिली की, जो प्राइम मिनिस्टर्स है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आज की सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं और कहीं कहीं टार्निश भी करने का कोशिश कर रहे हैं, ये भी अप्रोच बिल्कुल गलत है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, या नरेंद्र मोदी, इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों का जिक्र हुआ है कि दो ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जो जनता की नब्ज को टटोल लिया करते थे। जी बिल्कुल सही बात है, बाबा का ये लगा था, उन्होंने डायरी में भी मेंशन किया, मुझे भी बताया कि इन दोनों में इंदिरा गांधी जी के बाद उन्होंने ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर एक नरेंद्र मोदी में देखा जिनमें ये क्षमता है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और जब प्रणव दास से उनकी मुलाकात होती थी, तो एक शिष्टाचार में वो पैर छूते थे, कुछ इस तरह का भी जिक्र किया आपने। जी बिल्कुल ये सही बात है, इसका जिक्र मेरे फादर के डायरी में है। और मोदी जी ने मुझे ये बताया कि ये जो उनका पैर छूने का आदत, ये बहुत पहले की है। जब वो गुजरात की चीफ मिनिस्टर नहीं भी थे, उससे पहले से भी बाबा को अच्छी तरह जानते थे। और एक कार्यकर्ता के हिसाब से जब मोदी जी इधर आते थे दिल्ली में, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू एरिया में रहते थे, अपना ऑर्गेनाइजेशन काम के लिए आते थे, तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक के दौरान बाबा से टकराए जाया करते थे। तो हमेशा बाबा ने उनका साथ बहुत अच्छी तरह बात की और वो हमेशा बाबा के पैर छूते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रणव दा की बहुत ही इज्जत करते थे, हमने देखा इस सरकार में। जी ये बात बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी बहुत इज्जत करते थे। और खाली प्रधानमंत्री जी ही नहीं, मतलब बीजेपी की बहुत सारे सीनियर लीडर्स, अरुण जेटली जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या सुषमा स्वराज जी हो, जो कि बहुत सालों तक बाबा का साथ एक साथ पार्लियामेंट में रहे, बहुत इज्जत करते थे। और आई थिंक मेरे फादर का यही गुण है, यही गुण इनकी सबसे बड़ी जिंदगी में जो प्राप्ति है यही है कि एक हार्डकोर कांग्रेसी होने के नाते भी उनकी विचारधारा के अनुसार, जो कि इंक्लूसिव विचारधारा थे, और जो कि ये विश्वास करते थे कि किस तरह से अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग मतभेद को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं करके कंसेंसस जनरेट, वो माना जाता था कंसेंसस जनरेटर। और वो दूसरे की बात सुनते थे, उनकी लॉजिकल आर्गुमेंट को वो अपने पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करने की बिल्कुल प्रयास करते थे। ये नहीं कि दूसरे का बात सुनना उसका मतलब इसके साथ एग्री करना, बहुत सारे बातें डिसएग्री भी करते थे, लेकिन ये एक जो इज्जत देना, एक इज्जत का साथ एक ये जो वार्तालाप, एक जो डायलॉग, मेरे फादर मानते थे कि ये डायलॉग डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी के वजह से अलग अलग पार्टी की सभी लीडर्स का साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क बहुत ही अच्छा था। बात करें प्रधानमंत्री बनने की, जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, सोनिया गांधी जी ने इनकार कर दिया था, तो उस वक्त प्रणव दा भी रेस में थे, इसका भी जिक्र आपने किया है, तो की वजह क्या रही होगी कि उन्हें नहीं बनाया गया? आपसे कुछ बात। हाँ, उनको पूरी तरह से भरोसा, विश्वास था कि वो सोनिया गांधी जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट था। और शायद सोनिया जी का मन में, या उससे पहले राजीव गांधी का मन में भी, जो जिसकी वजह से राजीव गांधी ने उन्हें कैबिनेट
से किया कि एक तो मेरी फादर की बहुत असर्टिव पर्सनैलिटी थी, उनका पास एक्सपीरियंस था, पॉलिटिकल नॉलेज था, पॉलिटिकल माइंड थी, सरकार चलाने की एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे मेटिक्यूलस अपना होमवर्क करते थे, कोई भी सब्जेक्ट में चर्चा करने से पहले उनका अच्छी तरह वो समझते थे, तो उनका साथ आर्गू करना मुश्किल बात थी। और इस तरह के इंसान कभी ब्लाइंडली किसी का लाइन टो नहीं करते। तो शायद हो सकता है यही वजह कि कहीं ना कहीं उनको शायद लगा होगा कि प्रणब मुखर्जी उनको अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, तो शायद इसी वजह से नहीं बनाया। ये कांग्रेस में होता है? ये तो हर पार्टी में होता है, खाली कांग्रेस की हो। आप एक ऐसे पार्टी बता दीजिए जहां ये नहीं होता है। तो ये तो पॉलिटिक्स की गेम है। सोनिया गांधी जी को इस बात का डर था कि प्रणब दा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी नीतियों को, हमारी बातों को जहां गलत होगा वहां पर वो सवाल उठा सकते हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी का ये डर था या नहीं था, ये तो सोनिया गांधी जी ही बता पाएंगे। लेकिन बाबा का डायरी पढ़ने का बाद और उनका साथ बातचीत करने का बाद ये एक वजह मुझे लगा कि ये हो सकता था। अब एक्चुअल क्या था, सोनिया गांधी जी का वजह क्या थी मेरे फादर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने का, इसका सही जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन ये एक थ्योरी है, और जो बाबा को भी थोड़ा सा लगा और जो मुझे भी लगा कि शायद एक वजह ये है कि वो कंप्लीट ट्रस्ट, देखिए सोनिया जी डेफिनेटली बाबा को ट्रस्ट करते थे। यूपीए 1 यूपीए 2 में उनकी इतने सारे की मिनिस्ट्रीज, इतने सारे जिम्मेवारी जो उनको दिया गया, इतने सारे जियो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ईजीओ संभाले, पार्लियामेंट में वो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस थे, पार्लियामेंट संभालते थे। तो एक ट्रस्ट का संबंध अगर अपना लीडर के साथ ना रहे तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट का संबंध था, लेकिन फाइनली प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाए, तो वो फाइनल पोजीशन क्यों नहीं मिला, तो उस वजह ये लगता है कि शायद दैट कंप्लीट ट्रस्ट फैक्टर शायद नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत ही बड़ी शब्द है और बहुत ही कठोर शब्द है, तो मतलब ट्रस्ट था लेकिन शायद कंप्लीट ट्रस्ट नहीं था। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था उस समय कैबिनेट, रुको जरा, देखिए ये बात ना मतलब मीडिया में बहुत चर्चा हो चुका है, तो अगर कोई नया सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आई थिंक इसमें इसमें ही मैं नया सवाल पूछ रहा हूं मैम। आपने कहा वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने आप को उस वक्त क्या समझकर उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था? ये तो राहुल गांधी जी से पूछिए ना, ये मुझे क्या पता कि राहुल गांधी क्या सोचा। कुछ जिक्र उसमें डायरी में किया गया हो? तो बाबा को भी कैसे पता होगा कि राहुल गांधी ने क्या सोचा? तो कौन क्या सोच के क्या काम करता है, तो ये तो राहुल गांधी से पूछिए। अच्छा मैम, इस बुक के विमोचन के बाद इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, उनकी बातों को अब इस तरह से सार्वजनिक करना यानी कि कहीं ना कहीं चिढ़न के रूप में देखा जा रहा है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इसका जवाब में मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगी। एक सवाल है स्टेटमेंट, अगर बाबा की डायरीज में उनके जो अभी लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनके विषय में अगर बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे जाते थे और वो पब्लिश होता, तो भी क्या ये वही सवाल पूछते? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। दूसरी बात ये है कि ये पूरा विश्व में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इंडिया में भी है कि मतलब जो व्यक्ति गुजर गए, उनका डॉक्यूमेंट्स, उनकी पेपर्स, उसको प्राइवेट डोमेन में लाना, ये तो म्यूजियम्स को देना ताकि रिसर्च स्कॉलर्स के काम कर सके, उनका ऊपर किताब लिखना, ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। शायद इमरान जी को पता नहीं होगा इस बारे में, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं। जब विमोचन आप कर रहे थे शाम को, मैं भी वहीं पर मौजूद था, तो वहां पर सभी दल के लोग मौजूद थे जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। तो क्या किसी का फोन आपके पास आया, किसी से कोई बात हुई, बीजेपी या कांग्रेस? जी नहीं, मेरे पास किसी से बात नहीं हुआ। और आपने ये कहा कि बिल्कुल सही बात कहा कि वहाँ सारे दल के थे। तो मुझे लगता है कि प्रणब मुखर्जी का यही सबसे बड़ा, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्राप्ति यही है कि उनकी गुजर जाने का बाद भी उनके संबंधित एक फंक्शन में सभी दल के लोग जो उपस्थित थे, और लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, और उनकी इज्जत जो सभी दल के लोग में है, तो यही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
अच्छा मैम, एक सवाल बहुत उठ रहा है कि आपने ये समय चुना बुक लॉन्च करने का, या आप शायद कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका होगा कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या इसको देखते हुए बीजेपी को फायदा मिल सकता है इससे? भाई साहब, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी किताब लोकसभा चुनाव की में कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर कोई सोच रहे हैं कि मेरी किताब लोकसभा चुनाव में कोई इम्पैक्ट डालेगी, मैं तो इसको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ। और मैं इसको फिर मतलब उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि अगर कोई सोचे कि मेरी किताब लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट डालेगी। दूसरी बात यह है कि 11 दिसंबर मेरी फादर की बर्थ एनिवर्सरी है। 3 साल हो गए उनके देहांत के बाद, तो समय भी लगता है किताब। वो तो इमीडिएटली जिस दिन वो गुजर गए 31 अगस्त 2020 में, तो ये तो नहीं कि उनका अगले दिन से मैं उनका डायरी पढ़ना शुरू किया। मुझे टाइम लगा अपने आप को संभालने के लिए मुझे समय लगा उनका डायरीज। जब मैं पढ़ती थी शुरू शुरू में मैं रोने लगती थी, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। एक किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। और 11 दिसंबर मेरी फादर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनका जन्म 1935 में हुआ था। तब ये नहीं पता था कि 2014 में मतलब जो इलेक्शन होगा और 11 दिसंबर में उनका जो बर्थ एनिवर्सरी में मैं किताब कर रही हूँ, तो उसमें कोई क्लैश होगा। तो जो लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं इसका टाइमिंग को लेके, आई थिंक, और ये हमेशा होता है कोई भी कंट्रोवर्शियल किताब हो तो बोलता है कि टाइमिंग टाइमिंग अभी 4 महीना है भैया। कौन ये किताब, अगर कोई सोचते हैं कि ये किताब इलेक्शन को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, मैं तो सोचूंगी कि फिर मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है। मैम, जब आपको ये डायरी मिली होगी प्रणोदा की, हमारे बीच में नहीं है, एक कहा जाता है कि एक पिता का बेटी से जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। जब आपको डायरी मिली होगी, आप वो डायरी पढ़ रही होंगी, तो कई सारी बातें ऐसी भी होंगी जो बहुत ही भावुक करने वाली होंगी। कुछ ऐसा अगर महसूस कराए तो? ये डायरीज मेरे पास बहुत सालों से रखा हुआ है, और मेरे फादर का यही इच्छा थी कि उनका देहांत का बाद मैं ये डायरी के साथ कुछ करूं नहीं करूं वो मेरे ऊपर डिसीजन, लेकिन ये डायरी मेरी कस्टडी में थे। लेकिन यही कंडीशन का साथ कि ये डायरी मैं खोल भी नहीं सकती जब तक वो है, और इस बात को मैंने माना। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे चीजें हैं कि छोटी छोटी बातों, जैसे अगर मेरा थोड़ा सा बुखार भी हो गया, वो किस तरह से वरीड थे, तो वो भी अपना डायरीज में लिखा हुआ है। कि इस डायरी में ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि मैं खासकर टीवी प्रोग्राम्स में मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, तो उन्होंने ये भी लिखा कि उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये तो इस तरह की बहुत सारे बातें हैं। एक 51 वॉल्यूम्स, वो तो सब मतलब एक किताब में आ नहीं सकता, तो इसलिए नेचुरली मुझे एंगल क्या होगा किताब का वो मुझे चूज करना पड़ा। और इसलिए मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, वो जो प्रणब मुखर्जी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, प्रणब मुखर्जी एज ए पार्लियामेंटेरियन, दो एक इश्यूज छोड़ के मैंने उसको टच नहीं किया, बिकॉज उसके लिए मुझे एक दूसरा किताब लिखना पड़ता। इसमें प्रणब मुखर्जी की पॉलिटिकल जर्नी क्या है, उनका पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या रहा, इसमें है। मैम, आगे आपका क्या इरादा है? राजनीति से आप संन्यास ले चुकी हैं, तो ये भी राजनीतिक गलियारों में बातें उठ रही हैं मैम, जब आपका बुक लॉन्च हुआ कि हो सकता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेने वाले समय, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, ये तो अजीब, आई थिंक पिछले 5 साल में या 6 साल में मेरे फादर जब आरएसएस गए थे तभी भी ये चर्चा उठी थी कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। बीच में एक बार अरविंद केजरीवाल जी मुझे कॉफी के लिए बुलाए थे, तब बाबा राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति भवन के प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल जी मिलते रहते थे। तो एक कर्टसी के लिए वो और उनकी वाइफ एक दिन उनका घर पे मुझे कॉफी के लिए बुलाए, तो ये भी चर्चा फैल गया कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये तो मतलब अजीब सी बात है, और मुझे दुख इस बात की होती है, मुझे दुख इतना बात की होती है कि पॉलिटिक्स इतना पोलराइज हो गया है कि मतलब अगर एक दूसरे से आप मिलो भी एज अ कर्टेसी, तो भी लगता है कि ये दूसरे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में पड़ी बड़ी हूँ। मैं जब 1969 में मेरा फादर जब एमपी बने तो मैं 4 साल की थी, 65 69 72 में जब बने मैं भी छोटी सी बच्ची थी। तो मैं उस एक पावर
सिचुएशन में मैं बड़ी हुई हूँ, पावर मुझे लियोड नहीं करता। एक राज्यसभा सीट मिलना या पार्टी में कोई पोजीशन मिलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं राजनीति से सचमुच संन्यास ले चुकी हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। और आज भी मैं ये ऑन रिकॉर्ड और हर जगह मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आज भी कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं एक कांग्रेसी हूँ, लेकिन आज की जो कांग्रेस पार्टी है उनको ये सोचना जरूरी है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनके लीडर विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन वो विचारधारा जो जिसमें इंक्लूसिविटी, जिसमें टॉलरेंस की बात, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्लूरलिज्म, ये सारे जो बातें करते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बस जब आपको सूट करेगा तभी ठीक है, और जो आपको सूट नहीं करेगा तो आप वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेंसर करना चाहते हैं, उसको कंडेम करते हैं। ये क्या सही बात है? ये क्या कांग्रेस की विचारधारा है? तो आज की कांग्रेस पार्टी जो है उनको समझना जरूरी है कि कांग्रेस की विचारधारा जिसमें वो अपना लिप सर्विस देते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको कितना आजमा रहे हैं, कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बात उसका उनको सोचना बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजिकली मैं कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूं, हमेशा कांग्रेसी रहूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लगता है कि यही जो विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा आप बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब लुप्त तो होते जा रही है, तो क्या यही वजह है जो अब कांग्रेस का रिजल्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये बात सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को ये बात इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये जो साइको फैंसी है कि और ये जो इंटॉलरेंस है, ये जो इंटॉलरेंस है कि उनकी लीडर्स को कोई भी मतलब क्रिटिसाइज करे तो इमीडिएटली वो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये इंटॉलरेंस बीजेपी में जबरदस्त है, लेकिन फिर बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया? कोई भी बीजेपी का क्रिटिसाइज करे या नरेंद्र मोदी जी का क्रिटिसाइज करे या बीजेपी के कोई लीडर का क्रिटिसाइज करे, बीजेपी की लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप एंटी नेशनल हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। सिमिलरली कांग्रेस का कोई लीडर को अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो वो पीछे पड़ जाता है कि आप संघी हो, आप बीजेपी में जा रहे हो। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में फर्क क्या है फिर? तो कांग्रेस पार्टी को ये बात सोचना जरूरी है। राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे अभी आज के वक्त में? देखिए, ये मुझे क्या लगता है, नहीं लगता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किताब मेरे फादर के बारे में है, ये मेरा फादर का क्या सोच है उसके बारे में है। तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उसमें मेरा क्या सोच है वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा मैम, कितने लैंग्वेज में है, कितने आपकी बुक? अभी तो पब्लिश हुआ है, एक ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है। आज क्या मिस कर रही है? आखिरी सवाल है मेरा, क्या मिस कर रही है? किस हिसाब से? आज मतलब आपने विमोचन किया, काफी भावुक करने वाला पल भी होता है ये, तो कुछ ना कुछ महसूस होता है एक बेटी के लिए, तो आप क्या मिस कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़े तो ऑब्वियसली मैं अपना फादर को मिस कर रही हूँ, लेकिन आयरनी ये है कि अगर मेरे फादर जिंदा रहते तो ये किताब भी मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि वो डायरीज भी मैं नहीं पढ़ पाती। तो एक आयरनी है, बट हाँ, इस भावुक मोमेंट में मैं सबसे ज्यादा मिस अपना मदर और अपना फादर को कर रही हूँ। शुक्रिया मैम समय देने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।